मोहतरमा के अंकल उन्हें छोड़ गए, लेकिन बिलावल जरदारी साहब के अंकल उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जरदारी साहब ने कई बार ये जुमला दोहराया और ताज़ा तरीन ये जुमला उन्होंने अदा किया गवर्नर हाउस पंजाब में, जहाँ के साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खर साहब, आप भी गवर्नर पंजाब रहे हैं भुट्टो साहब के साथ, और अब भी जो गवर्नर पंजाब हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी आप देख रहे हैं। क्या फर्क है उस दौर में और ये जो अब वक्त हम सामने देख रहे हैं इस वक्त? फर्क तो फिर ये तो का कंपैरिजन करना इंसान के लिए मकसद कहती है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुताबिकत हो उस वक्त की, या भुट्टो साहब की सोच या उनकी आइडियोलॉजी, उनने ये जमात बनाई थी और जिस तरीके से उनकी एक वालिहाना इश्क था गरीब आदमी से, मजलूम से और पाकिस्तान की मिट्टी से, क्योंकि उनकी एक एक चीज को आप देखते हैं कि मेरे पास, मैं गवर्नर हूँ, मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। गवर्नर था तो वो हर चिट्ठी में लिखा ये करते थे कि मुझे खतरा है कि मेरे गवर्नर और मेरे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नर हाउस में या चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके वो वही तरीका ना अडॉप्ट कर लें कि जो हमारे हमसे पहले करते थे, जिनके खिलाफ हम आए थे, कि वो भी सिर्फ एक खास तबके की नुमाइंदगी करें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अजमत है वो सिर्फ गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की ताकत से ही हुई है। अच्छा, भुट्टो साहब के जलसे वगैरह जो हैं वो गवर्नर हाउस के अंदर होते थे, ये लिस्टें बनती थी कारकुनों की, किस तरह भुट्टो साहब? नहीं जनाब, हर चीज नहीं। भुट्टो साहब तो इस किस्म के जलसों को शन करते थे, और ये अलबत्ता ऐसे था कि जब कोई इंटेलेक्चुअल्स को मिलना हो या कभी कोई वुकला को या जजेस को या इस किस्म की जो इलीट है पाकिस्तान की, उसको मिलने के लिए वो दरबार हॉल में या बाहर बैठ के ये करते थे। बाकी तो वो तो अवामी आदमी थे। भुट्टो साहब तो सिक्योरिटी वगैरह जो है उसको भी पूरा हटा देते थे। भुट्टो साहब भुट्टो साहब फैसलाबाद में गए थे तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कारकुन, मैं साथ था, मैं गवर्नर था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कारकुनों को बाहर रोक दिया था। तो बहुत सारी आवाज भुट्टो साहब ने सुनी। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी वो कारकुनों को अंदर नहीं आने दे रहे। भुट्टो साहब ने कहा हटा दो ये सारे शामियाने। वो सामने हट के, और एक उनमें से आदमी था बिल्कुल फटे पुराने कपड़े, बुरी हालत, और वो जब आए, बाकी तो ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा भुट्टो साहब, हमने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ लुटा दिया है आपकी खातिर, और हमने ये कभी नहीं सोचा था कि आप अंदर तकरीर कर रहे होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, और हम वो लोग जो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करते रहे और आपको वोट दिया, सब कुछ दिया, हमें बाहर पुलिस लाठी मारे। तो भुट्टो साहब उसके खड़े हाथ जोड़ के और कहने लगे कैसे मुझे माफ करोगे? उन्होंने कहा जी क्या मेरी कोई हैसियत तो नहीं माफ करने। कहता अच्छा इधर आओ। हाथ से पकड़ के उस शख्स को अपनी कुर्सी पे बैठाया और आप नीचे बैठ के और कहा कि अब तुम खुश हो, अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह। उस आदमी के साथ जब जरदारी को कंपेयर करते हैं तो मेरा तो खुदकशी करने को दिल करता है। नहीं, जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि बिलावल के अंकल उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बिलावल जरदारी साहब के अंकल, और मोहतरमा के अंकल उन्हें छोड़ गए थे। तो आपकी तरफ इशारा होता है गालिबन? इसकी दो चीजें। पहली बात तो ये है कि वो वक्त नहीं आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनको बिलावल को किसी कुर्बानी की जरूरत पड़े, कोई ऐसी बात है, वो सब हुए कुछ नहीं। माशाअल्लाह साहब का वालिद है, मैंने उनके लिए उनके एहतराम किए, उनके पाँव के लिए भी जन्नत है, कुछ है, लेकिन ये वो काम करके जाएंगे कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो नाम लेने बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। पहली ये बात नहीं होगी, और दूसरा ये कि ये एक हकीकत है, और आप एक इंटरव्यूज करें और इनको सामने बिठाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जुल्फकार अली भुट्टो को और बेनजीर भुट्टो को कोई अंकल छोड़ के नहीं गया था। ये साजिश थी एस्टेब्लिशमेंट की और एजेंसीज की कि बेनजीर साहबा को ये कहा गया था कि दीदी अगर भुट्टो साहब के दोस्त आपके करीब रहे, भुट्टो साहब के रफीक आपके करीब रहे, तो आपका कद बड़ा नहीं होगा, आप ग्रो नहीं कर सकेगी। इन लोगों को बड़े बड़े नाम है, आपकी ग्रोथ का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन सब अंकल्स को हटा दो। और उसके बाद मैं एक एक का बताता हूँ। बुलाओ हफीज पीरजादे को, उससे पूछे उसके साथ क्या हुआ। बुलाओ गुलाम मुस्तफा जदे इस दुनिया में नहीं रहे, उससे पूछो उसके साथ क्या हुआ। शेख रशीद के साथ क्या हुआ। डॉक्टर मुबशिर जिंदा है, उनको बुलाओ कि वहां क्या हुआ। मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये एक साजिश के तहत अंदर वो किया गया। मैं खुदा
खुदा के रसूल को हाजिर नजर करके कहता हूँ, जितना अरसा मैं वहाँ एग्जाइल में रहा हूँ, मेरी दुआ होती थी कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, किसी सूरत मैं उस दोस्त की एहसानात का बदला इसी तरीके से उतारूंगा। जुल्फकार अली का भुट्टो का जो तजर्बा मेरे पास था या जो मैं उनको जानता था वो मुंतकिल करूँ बेनजीर को। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमें ये मौका किसी ने नहीं दिया, बल्कि बदकिस्मती इस बात की है कि अगर हम लोग बेनजीर के इर्द गिर्द रहते तो बेनजीर का ये हशर ना होता जो हुआ है। और इस किस्म के लोग जो हमारी जो थी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग, गवर्नमेंट को सबसे बड़ी तकलीफ इसलिए थी कि सेंट्रल कमेटी की उनको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिलती थी। आज की सेंट्रल कमेटी के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस तरीके से बैठे होते हैं कि फौरन कोई आईएसआई को फोन कर रहा होता है, कोई एमआई को फोन कर रहा होता है और कोई दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को, और वो पहली खबर पहुंचाने के बुझाना चाहते हैं कि हम बैठे हैं तो अंदर ये बात है। क्या आप उसको मुकाबला करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी का? लेकिन आप अगर पार्टी में होते खैर साहब तो आज बहरहाल जरदारी साहब आपके को चेयरपर्सन होते ना। ये तो अगर आप पार्टी में रहते भी तो आज आप जरदारी साहब के आगे पीछे कहीं खड़े तो होते गालिबन। नहीं, अब ये काश के ये जो रोल अगर हम होते तो आप देखते कि हम कौन सा रोल अदा करते, लेकिन ये रोल अदा करना चाहिए था मखदूम अमीन फहीम को, जब वो जरदारी साहब के करीब बैठे थे और उस वक्त जब उन्होंने अनाउंस किया कि जी ये विल बेनजीर साहबा ने लिखी है और जरदारी साहब को अपना जानशीन मुकर्रर कर गई हैं। उनको अच्छी तरह पता था कि ये विल जाली है, ये लंदन में तैयार हुई है और ये जाली दस्तखत है और ये सब कुछ। लेकिन उस वक्त देखिए जरदारी साहब बड़े कनिंग आदमी है, इनने उसी में एहसास नहीं, जब किसी ने पूछा कि जी जरदारी साहब अब तो आप इस पार्टी के सरबराह बन चुके हैं, तो अब तो या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आप बनेंगे, तो उनने आपकी प्रेस के सामने वो रिकॉर्ड मंगा के देख लें। उन्हें कहा नहीं जी हमें क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर बनने की, मैं क्यों बनूंगा, हमारे पास तो सीनियर रहनुमा बैठे मखदूम अमीन फहीम, ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सिर्फ उसलिए था कि सबका मुंह बंद हो जाए। और मैं कहता हूँ मखदूम अमीन फहीम जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, उनका वालिद मेरा बहुत करीबी दोस्त है, सबसे बड़ी सियासी गलती और सबसे ज्यादा भूल यही हुई है कि उस वक्त उनको खड़े होकर कहना था कि ये बिल जाली है। आज इस मुल्क का ही हाल ना हो। खैर साहब आप कैसे कहते हैं जाली है बिल? आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये बिल जाली है और लंदन में तैयार हुई। मैं इसलिए कहता हूँ ये बिल जाली है कि बेनजीर साहबा के और आसिफ अली जरदारी साहब के आखिर में तकरीबन 1 साल या उससे कम पेश होगा, उस पर इनके ताल्लुकात बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे और बेनजीर साहबा इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। बल्कि बेनजीर साहबा ने कुछ और दोस्तों को भी कहा होगा, लेकिन उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं ये कह सके। मुझे दुबई में उनने बुला के ये कहा, जो बात खुद ही बात की कि मुस्तफा भाई मेरे वालिद आपकी बहुत इज्जत करते थे और वो कहते थे कि मुस्तफा की सियासी सोच जो है वो सबसे बेहतर है। मैं सोचता हूँ कि मैंने एक फैसला किया है कि मैं आसिफ को इस दफा हुकूमत में इन्वॉल्व नहीं करूंगी, हुकूमत में कोई ओहदा नहीं दूंगी। ये बेनजीर भुट्टो साहब ने आपसे कहा था? जी मुझे कहा, मेरे औरों को भी कहा होगा, ये ऐसे नहीं कि मैंने उनको कहा, ये कुछ खुद ये बात की और मैंने फिर उनको जवाब यही दिया कि बीबी का सबसे बड़ा कारनामा होगा जिस दिन आपने ये किया उस दिन आप ये समझें कि सारा मुल्क जो है खुशी से नाचेगा और आप अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएगी। बस यही आप में खामी थी और आप वो खामी दूर करना चाहती। कहती है आई डू इट इंशाल्लाह मुस्तफा व्हेन आई कम बैक टू पाकिस्तान, आई डू इट एट द राइट टाइम। अच्छा, और आपने ये कैसे कहा कि ये बिल लंदन में तैयार हुई? मुझे फिर मैंने ये कैसे कहा कि जब मुझे आपके इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, मुझे आपके एक सहाफी ने कहा कि खैर साहब आपको मुबारक हो, आपके दोस्त आपकी भतीजी बाल बच गई है बम ब्लास्ट से। तो मैंने कहा कि मुझे मुबारक देने की कोई जरूरत नहीं, जिस दिन वो पंजाब का दौरा मुकम्मल करके अगर वापस सिंध चली जाए और खैर खैरियत से जाए तो फिर मुझे मुबारक देना। भाई ये आप ये चीजें कुछ इल्म होता है, कोई सियासी असेसमेंट होती है, कोई विजन होता है। आप हमें भी इन सियासतदानों जैसा समझते हैं कि सुबह से लेके शाम तक जो सोचते हैं कि आज कौन सी डील होगी और कितने पैसे हमें मिलेंगे। हमारा उस्ताद कामिल था, हमने सियासत सीखी है और एबीसी सीखी है, पर खुशकिस्मत थे वो लोग जिनने जुल्फकार अली भुट्टो से सियासत सीखी और या कायदा। भी लंदन वाली बात तो बता देना जरा, ये लंदन में कहाँ तैयार हुई बिल? ये तो बड़ी बात आपने की, इसके बारे में तो बता देना कहाँ। मैं वहां नहीं गया था, लेकिन मुझे बहुत ही करीबी जराये ने बताया था कि ये फौरन जब बेनजीर साहबा का शहादत हुई तो फिर ये हुआ। और ये इस किस्म के जो उनके सिग्नेचर वगैरह को मिलाना वगैरह ये बड़ी आम बात है, एक मुश्किल बात नहीं है। और मुझे यकीन है कि बेनजीर साहबा अपने इंटरेस्ट में
اپنے بیٹے کے انٹرسٹ میں، ملک کے انٹرسٹ میں کبھی آصف علی زرداری صاحب کو جانشین نہیں بنا سکتی.